गैल्वेनी सेल जो एक डेनियल सेल का प्रकार है। अगर डेनियल सेल में जिंक और कॉपर के जो आयन हैं उनकी सांद्रता 1 इकाई है तो उसे ही हम कहते हैं गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। तो यहां पर जो गैल्वेनी सेल में एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, और रेडॉक्स अभिक्रिया यानी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, और उस रेडॉक्स अभिक्रिया में जो अभिक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो गिब्स ऊर्जा के रूप में हम उसको विद्युत ऊर्जा में काम में लेते हैं, जिससे मोटर वगैरह जो भी व्हीकल्स है हम उसको चला सकते हैं। तो यहां पर जो इसकी जो रेडॉक्स अभिक्रिया है गैल्वेनी सेल की वो ये है कि जिंक जो है यहां पर वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर जो है इसका अपचयन हो रहा है। अब इसको समझते हैं पहले कि यहां हो क्या रहा है। तो देखो यहां एक पात्र है और एक पात्र इसके बगल में है। ये दो पात्र है और एक में भरा हुआ है जिंक सल्फेट ZnSO4 और एक में भरा हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4। और इसके अंदर एक जिंक की रोड डालते हैं जिसके अंदर जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। ये जिंक की रोड है, ये Zn है। और इसके अंदर डालते हैं कॉपर की रोड जिसके अंदर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। अब यहां से ये एक परिपथ बन गया और इनको जोड़ देते हैं ऐसे। यहां जोड़ दिया इसको, कुंजी मुंजी नहीं लगा रहा अभी। और यहां होता है एक लवण सेतु। इसका डायग्राम मैंने पहले बनाया है जो फर्स्ट लेक्चर अपना, उसमें ये जो उल्टा यू है ये लवण सेतु है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है। जिंक जो है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा एक्टिव होता है या सक्रिय होता है। तो जो ज्यादा सक्रिय होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा वाला उसको ग्रहण करता है। तो यहां से जो इस रोड का जो जिंक परमाणु है ये Zn S का मतलब सॉलिड, तो वो इस जिंक रोड की बात कर रहे हैं यहां पर। तो यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर यहां पर Zn2+ आयन इस विलयन में घुल जाएगा और इसके अंदर Cu2+ है ऑलरेडी पहले से ही, और इसके अंदर SO4-2 भी है। इसके अंदर भी SO4-2 है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और उन इलेक्ट्रॉन को लेकर ये कॉपर यहां चिपकेगा। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और जिंक आयन के रूप में प्राप्त हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन जिंक त्यागेगा उस इलेक्ट्रॉन को ये लेकर और कॉपर सल्फेट कॉपर सॉलिड के रूप में यहां पर इस रोड के चारों ओर चिपक जाएगा। तो यहां पर जो ये दो अभिक्रिया हो रही है, एक तो हो रही है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक हो रही है अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और किसी इलेक्ट्रोड पर अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो ये जो जिंक है जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है इसे कहते हैं एनोड, और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है उसे कहते हैं कैथोड।
तो देखें, पहले यहाँ की जो अभिक्रिया देखते हैं, इसको अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जो हो रही है, जिंक है जो इस इलेक्ट्रोड में है और 2 इलेक्ट्रॉन देकर वो Zn2+ के रूप में इसमें घुल जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले यहां से निकले, ये जाएंगे किसके पास में, Cu2+ के पास में, यहां पर। तो इन इलेक्ट्रॉनों को ये लेकर और बनाएगा Cus, यानी S का मतलब सॉलिड है यहां पर। तो कॉपर जो है वो ठोस के रूप में इस रोड के ऊपर चिपक जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो रोड है ये तो हो जाएगी पतली और ये हो जाएगी मोटी। तो इन दोनों का जब संयोजन करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा यहां पर ये वाला। देख लो बाईं तरफ जो है Zns ये आ गया, Cu+2 ये आयन के रूप में आ गया, 2e कट गया आपस में। और फिर एरो के इधर क्या है, एक तो Zn2+ है और एक Cus है। तो ये एक अभिक्रिया है। अब ये दोनों अभिक्रिया जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर होती है। जो अपचयन अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया हो रही है, वो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर हो रही है। तो ऑक्सीकरण जो अर्ध अभिक्रिया हो रही है ये इस जिंक के इलेक्ट्रोड पर हो रही है। और सेलों के जो 2 भाग है इनको बोलते हैं रेडॉक्स युग्म। कौन से 2 भाग, एक तो जिंक वाला इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीकरण हो रहा है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड जहां पर अपचयन हो रहा है। तो ये बेसिक फंडामेंटल हमें ध्यान रखना है। अब देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड है और ये विद्युत अपघट्य है या जो भरा हुआ है, इनके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड और इन विद्युत अपघट्य के बीच में जो विभवांतर होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो अगर यहां पर सभी स्पीसीज का मतलब हो गया जिंक के आयन और कॉपर के आयन, इन सभी की जो सांद्रता है अगर 1 इकाई है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड और इस विलयन यानी जो विद्युत अपघट्य है इनके बीच में जो विभवांतर है उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, या इसी इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं जब जो स्पीसीज लिए हमने उनकी सांद्रता 1 इकाई हो। तो इनकी यहां परिभाषा दी हुई है कि जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीसीज की सांद्रता केवल 1 इकाई होती है तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर 1 इकाई नहीं है, कुछ भी मान है उसका, तो फिर आप मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहोगे, आप कहोगे सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव। मानक के लिए सांद्रता 1 इकाई होनी जरूरी है। इसके बाद देखो एनोड। एनोड क्या होता है, तो गैल्वेनी सेल की वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है, यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हो, वो एनोड कहलाती है। और विलयन के सापेक्ष इसका जो विभव होता है वो होता है नेगेटिव, इसको हम माइनस की लेते हैं। और कैथोड की बात करें तो यहां पर गैल्वेनी सेल का वह अर्ध सेल जहां क्या हो रहा है, जिसमें अपचयन हो रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे बोलते हैं कैथोड। और कैथोड का जो विलयन के सापेक्ष जो विभव होता है वो होता है प्लस का, तो इसको लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको लेते हैं नेगेटिव। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं ताकि आगे जो डेरिवेशन करें वहां कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो सेल विभव क्या होता है, तो गैल्वेनी सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड है ये वाले, इनके बीच का जो विभवांतर होता है उसे कहते हैं सेल विभव। जो ये एनोड और कैथोड है इनके बीच का जो विभवांतर है उसे बोलते हैं सेल विभव। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, क्योंकि विभव है। अब बात करते हैं कि सेल विभव जो है वो कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है, यानी इसके जो इलेक्ट्रोड विभव है उनमें कितना अंतर है, वो अंतर हमें मिलेगा
विद्युत वाहक बल के रूप में, सेल के विद्युत वाहक बल के रूप में मिलेगा, या यूं कहें ईएमएफ के रूप में मिलेगा। कब मिलेगा? जब सेल में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। ध्यान देना, अगर इस सेल में बाहर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर है उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और अभी जो ये सांद्रता वाला मीटर है, सांद्रता कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है एक इकाई हो। तो ऐसी कंडीशन में जब हम सेल विभव निकालेंगे, सेल का विभव, तो ई सेल बराबर जो जिस तरफ अपचयन हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है यानी दाईं तरफ, और ये हो गया बाईं तरफ। तो दाईं तरफ कैथोड है और बाईं तरफ एनोड है। तो ध्यान देना, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। तो ये उच्च विभव वाला पहले आएगा और माइनस करेंगे निम्न विभव। तो ई दायां माइनस ई बायां। अब दायां को आप आर भी ले सकते हो, राइट, और बायां को आप एल ले सकते हो, लेफ्ट। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ई सेल बराबर ई। अब दाईं तरफ क्या है? कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो Cu+2 Cu माइनस ई। और बाईं तरफ क्या है? जिंक है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहां ले लो Zn2+Zn। तो ये यहां पर हमें प्राप्त हुआ है सेल विभव। अब अगर इसमें जो स्पीसीज है, ये जो आयन है, इनकी अगर सांद्रता 1 इकाई हो, तो उस कंडीशन में जो विभव आएगा वो आएगा मानक सेल विभव। तो मानक सेल विभव की बात आती है अगर यहां पर, तो देखो यहां पर अगर इनकी सांद्रता 1 इकाई हो, तो यहां लिख देते हैं, यदि सांद्रता 1 इकाई हो तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा मानक सेल विभव। और ऐसी कंडीशन में आपको लगाना है ऊपर नोट, ऐसे ई नोट ई नोट ई नोट। तो जो ई नोट आ रहा है ये दर्शाता है कि स्पीसीज में जो सांद्रता है स्पीसीज की विद्युत अपघटन में आयनों की वो 1 इकाई है, और आपको यहां लगाना ई नोट। तो ये देखो गया ई नोट सेल, ई नोट और ई नोट। तो इस प्रकार यहां पर हमें मिल जाएगा। अगर ई नोट नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि वहां पर सांद्रता 1 इकाई नहीं है। और अगर ई नोट दिया हुआ है, इसका मतलब हम उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे हैं जिसमें स्पीसीज की सांद्रता 1 इकाई है। तो यहां पर नोट कब आएगा और कब नहीं आएगा, ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखते हैं ये जो सेल है इसका निरूपण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में जैसे कि सेल अभिक्रिया होती है इसकी, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ये सेल अभिक्रिया है यहां पर ZnS Cu2 प्लस AQ, AQ है जलीय विलयन, और Zn2 प्लस AQ प्लस CuS। तो यहां ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसे सेल अभिक्रिया कहते हैं। अब अपचयन अर्ध अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया देख लेते हैं कि एनोड पर क्या होगा। एनोड पर होगा ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो वो क्या है देखो, ZnS और Zn2 प्लस AQ, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो ये जो है ये एनोड पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। इसी तरह कैथोड पर देखते हैं, तो कैथोड पर होती है अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो वो मिलेगी हमें Cu2 प्लस
AQ और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और CuS बना लेता है। तो ये जो है वो कैथोड पर अपचयन अर्धविक्रिया है। तो यहां देखो, अब सेल का निरूपण कैसे करते हैं वो ध्यान देना है। तो सेल का जो निरूपण है वो ध्यान देना है कि जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है उसको लेंगे हम ऐसे ZnS, एक लाइन खींचेंगे और Zn AQ और 2+ कर दो। तो ये जो ऑक्सीकरण वाली है उसको दर्शा रहा है जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन के रूप में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद में एक बीच में क्या है, ये इसको बोलते हैं लवण सेतु। तो ये लवण जो सेतु है इसको दर्शाने के लिए यहां पर 2 लाइनें खींचते हैं ऐसे। तो ये 2 लाइनें हमने खींच दी जो किसको दर्शा रही है, लवण सेतु को। और ये जो सिंगल लाइन आ रही है ये दर्शाती है कि इस एनोड का जो रोड है और इस विद्युत अपघट्य में जो आयन घुले हुए हैं उनके बीच के, यानी उनको पृथक करती है ये। और 2 लाइनें जो आ रही है समांतर के रूप में ये दर्शाती है लवण सेतु को। अब देखो, अब यहां पर जो लेंगे हम इस तरफ लेंगे ये कैथोड वाला, तो कैथोड तरफ हो जाएगा Cu2+ AQ, फिर एक लाइन खींचो और CuS। तो ये जो आया है ये सेल का निरूपण है। और ये जो 2 लाइनें आ रही है खड़ी, ये लवण सेतु दर्शाएगी। और सिंगल जो लाइन आ रही है ये आयन और ये जो सॉलिड के रूप में है उसको पृथक करती है। तो सेल का निरूपण आपको ध्यान रखना है।